हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम आप लोगों की 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का 6th चैप्टर मेजरिंग स्पेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं बेटा। इससे पहले मैं इसकी 6.1 एक्सरसाइज की 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने उसके सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले एक बार हम फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, आप समझ पाओगे कि ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया। और दूसरा, जब आप लोगों ने ये फॉर्मूले पहले एक बार किए होंगे फिर क्वेश्चन में दोबारा करोगे तो आपको ये फटाफट याद भी हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब से पहले आप छोटी क्लासेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, ये इसका बेस है, हमने एक वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको हाइट कहेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी एक आध क्वेश्चन में यूज होगा वैसे तो फॉर्मूला, पर यहाँ पे मेन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा कि अगर किसी ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स दे रखी है, उन साइड्स का नाम अगर हम मान लेते हैं ए बी सी, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मूला तो हमें याद हो जाएगा। एस का मतलब क्या होता है बच्चे, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हम किसी ट्राइंगल का किस तरह से निकालते हैं, अगर ये कोई ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड्स ए बी सी है तो पेरीमीटर मतलब कि बाउंड्री। तो अगर हम इसकी तीनों साइड्स का सम कर लेंगे, इन तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा ना। तो सेमी पेरीमीटर किस तरह से आएगा, देन एस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर। फॉर्मूला ये याद रखना है, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं जब उसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो इस फॉर्मूला का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर है जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड नॉन पैरेलल हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, जो उसकी पैरेलल साइड्स है ना, अगर हम इसको ए और बी मान ले रहे हैं और यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स से मैंने इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसको हम हाइट कहेंगे ना। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। क्या मतलब, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है ना, ये ए और बी इसकी पैरेलल साइड्स ही हैं इंटू हाइट। से आगे है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हम किस तरह से निकालते हैं, बट रोम्बस मतलब एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल। सबको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, पर अगर किसी रोम्बस के हमें दोनों डायगोनल्स गिवन है, तब इसमें इस केस में इसका क्या फॉर्मूला लग जाता है। अगर मैं इसका एक डायगोनल को नाम D1 दे दे रही हूँ, दूसरे डायगोनल को नाम D2 दे रही हूँ, देन एरिया ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, एक ये बन गया था ट्रेपेजियम का, और ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूलाज इसमें यूज हो रहे हैं। और एक ना बच्चे इसमें ना चैप्टर में एक थ्योरम का बड़ा यूज हो रहा है। क्या थ्योरम है, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी अगर मैं इसका नाम दे रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ना ये इसका मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का मिड पॉइंट मैंने डी ले लिया और ए पॉइंट से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या कह रहे हैं, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यानी ये ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, इफ ए डी इज द मीडियन। ठीक है, अगर मेरी ए डी मीडियन है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें यूज होंगे, तो एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना। इसे स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई इन द फिगर। तो बच्चे देखो फिगर में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बनी है। ट्राइंगल किस तरह से बनी है, जो रेक्टेंगल की विड्थ है ना, उसको हमने ट्राइंगल का बेस लिया है, तो इसकी जो हाइट है ट्राइंगल की, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
और विड्थ दोनों तरफ पे एक ही इक्वली होगी, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो गया और इसकी हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है बच्चे। बेस यहाँ पे कितना है, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब इसको हमने कटिंग कर ली, 8 5 सा 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे यूनिट्स क्या लगेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरह से यूनिट्स लगते हैं। इन क्वेश्चन देखो बेटा, द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो क्या गिवन है बच्चे, हमारे पास ना एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, जो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है ना, इन दोनों की लेंथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगी। ऐसी ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है बेटा, हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी पैरेलल साइड्स है और एच हाइट है। यहाँ पे बच्चे हमें पैरेलल साइड्स तो दे रखी है, पर यहाँ पे इसके बीच की हाइट कितनी है वो तो हमें मालूम ही नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ कुछ मैं, ABCD ट्रेपेजियम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डी से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो इसके ऊपर M पे मीट कर रहा है, और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो इसको N पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो जो मैंने पहले किया मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ क्या किया, DM perpendicular to AB and CN perpendicular to AB। ठीक है बच्चों, जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना, तो इसका मतलब ये ईच एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, और 90 डिग्री बन गया तो ये क्या शेप बन गई बेटा, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और ईच एंगल 90 डिग्री भी है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ना। और हमें पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट DC विल बी इक्वल टू MN, और DC की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे हमें, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, H फाइंड आउट करना है। H किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, अगर मेरे को ये AM लेंथ पता चल जाए तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी DM की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। ठीक है, क्योंकि DA तो मुझे गिवन ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें पूरी ये जो AB है ना, इसकी पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये कितना हो गया, AM प्लस MN प्लस NP। ये जो ट्रेपेजियम है ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो ना, तो जब हम उसमें इस तरह से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होगा, अगर मैं कोई और नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, जैसे ये है, देखो इसमें ये दोनों नॉन पैरेलल साइड सेम नहीं है, तो देखो तब तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं आ रही ना। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ऐसे होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। लिख भी देते हैं यहाँ पे, as ABCD is an, किस तरह की ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये लेंथ AM विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, NB। तो AM की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB कितना दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया, तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू AM प्लस MN प्लस NB, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, AM और NB हमने पहले ही बोल दिया इक्वल है, और MN की वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और NB को भी मैं AM से रिप्लेस कर दे रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 40 आ गया। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 2 टाइम AM इज इक्वल टू 40 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आ गया, तो 2AM is equal to 20, then AM will be equal to कितना आ गया, 20/2, that is equal to 10 सेंटीमीटर। तो अब AM तो आ गया, अब हम इसके ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा बेटा हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो कितना है डीएम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डीएम ही हमें फाइंड आउट करना है। एडी कितना था, दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, गिवन है। एम हमने अभी कितना फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पता नहीं है, डीएम ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 10 का स्क्वायर 100 प्लस डीएम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले गई, मेरे पास कितना आ गया 676 माइनस 100 इज इक्वल टू डीएम स्क्वायर। 676 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना होता है 576 इज इक्वल टू डीएम स्क्वायर। डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 576 हो गया, तो डीएम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576, वो कितना होता है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जब यहां तक हमारी वैल्यू आ गई तो उसके बाद तो इस क्वेश्चन में करने को कुछ रह ही नहीं गया। आगे हमने क्या करना है, बस इसका एरिया ही निकालना है। आगे मैं यहाँ कर देती हूँ, therefore area of trapezium will be equal to half into a plus b into h। फॉर्मूला लिख दिया, हाफ a कितना है दैट इज इक्वल टू 40, b कितना है 20 है, और h कितना हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो कटिंग कर लेते हैं। इसकी ये बाहर वाली टर्म से हो जाएगी। अच्छा, कई बच्चे ना जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म होती है उसके साथ कटिंग कर देते हैं, जो तो ये बड़ा गलत तरीका है। इस तरह से आप बाहर वाली टर्म के अंदर के साथ नहीं कटिंग कर सकते, बाहर की बाहर के साथ कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे हाफ इंटू 60 इंटू 24 कर दो, फिर आप इसको इसमें कटिंग कर सकते हो। पर ऐसे नहीं कि आप एक टर्म के साथ इसकी कटिंग कर दो, ये गलत तरीका है, क्योंकि इसका ये दोनों को प्लस करके फिर हम इसके साथ कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 12, 12 6 72, तो ये कितना आ गया 720, साथ में यूनिट्स क्या लगते हैं सेंटीमीटर्स के। यहाँ पे तो बिल्कुल आसान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, find the area of the triangle given that the sides are 8 centimeter 11 centimeter long and its perimeter is equal to 32 centimeter। क्या गिवन है बच्चे, हमें दो साइड्स की गिवन है, थर्ड साइड नहीं पता और पेरीमीटर गिवन है। और अगर हमें पेरीमीटर गिवन है तो उसकी हम थर्ड साइड तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, फिर वही वाला फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं। हियर a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैंने हीरोन्स फॉर्मूला में आपको बताया था ना कि जब कोई ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन होती है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाते हैं, और उसकी साइड्स को हम ए बी सी अज्यूम ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ए बी सी ही लिख दे रही हूँ इसकी वैल्यू, और सी हमें पता ही नहीं है बच्चे कितनी, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर क्या दे रखा है हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कोई ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी 3 साइड्स रखी हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो वो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। a 8 है, b 11 है, और c हमें मालूम नहीं। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 32, 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 19 प्लस c इज इक्वल टू 132, देन c विल बी इक्वल टू 32 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी थर्ड साइड भी अब आ गई, तो अब तो बेटा एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल टू, जब तीनों साइड्स पता होती हैं दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं, पर यहाँ पे तो हमें पेरीमीटर दे ही रखा है ना, इन तीनों का सम तो दे रखा है, तो सीधा ही मैं इसको 32 से डिवाइड ही कर देती हूँ ना, प्लस करके लंबा क्यों करेंगे। s विल बी इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मींस हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ गया। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। एस कितना आ गया हमारे पास, एस इज इक्वल टू 16, एस माइनस ए 16 माइनस 8, एस माइनस बी 16 माइनस बी इज इक्वल टू 11 है, और सी हमने अभी 13 फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 13। ठीक है, स्क्वायर रूट है साथ में इसके, तो ये कितना बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व किया तो 8 आ गया, इसको किया तो 5 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके या फैक्टर्स बना के, 16 के तो 4 इंटू 4 है, प्राइम फैक्टर्स मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि सीधा ये परफेक्ट स्क्वायर ही है ना, तो वहीं से पता चल जा रहा है। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना है 5 इंटू 3। ठीक है बच्चे,
तो अब क्या किया हमने, यहाँ पे 4 इंटू 4 ये पेयर बन गया ना, तो पेयर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट गया। 2 भी ठीक है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और अंदर यहाँ पे क्या बच गया, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8 रूट 30। और साथ में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस तो यहीं पे ये आंसर खत्म हो गया। पर अगर आपको बोला जाए ना कि इसको डेसिमल प्लेसेस में भी निकाल दो, तो आप 30 का चाहे स्क्वायर रूट निकाल के, जैसे 1 या 2 प्लेसेस तक निकाल के, ठीक है, वहां पे वो भी वैल्यू पुट कर देना। पर यहाँ तक इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बोला गया होगा तभी इसके साथ आगे छेड़खानी करना, नहीं तो यहीं तक इसका आंसर सफिशिएंट है। क्वेश्चन देखो, द साइड्स ऑफ द triangular plots are in ratio 3:5:7. The perimeter is equal to 300 meter. Find its area. फिर से हमें पेरीमीटर दे रखा है और जो ये तीनों साइड्स है ना, ये रेशियो दे रखी है। a इज इक्वल टू, हमने अज्यूम कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है बच्चे, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 300। कितना आ गया, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15x इज इक्वल टू 300 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, तो उससे a क्या मिल गया हमें, यहाँ पे x कितना है 20, तो यहाँ पे 3x की जगह हमने x की जगह 20 पुट कर दिया, तो कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। b कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 5x था, तो x कितना है 20 है, तो 5 टू 10 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और c कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7x। x की जगह पे 20 पुट कर दिया, कितना आ गया 140 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों आ गए, तो अब हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एस इज द सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना दे रखा था हमें 300। ठीक है, 300 अपॉन 2 इज द सेमी पेरीमीटर। जब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, that is equal to by Heron's formula s minus a, s minus b and s minus c का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किया s कितना है 150, 150 माइनस a कितना आया था हमारे पास 60। ठीक है, 150 माइनस b 100 है एंड 150 माइनस c कितना देखा है 140। ठीक है, तो स्क्वायर रूट भी है इसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 150, 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90 इंटू ये 50 आ गया और ये 10 आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे बेटा, 150 के 3 इंटू 5 इंटू 10। 10 को मैं अगेन स्प्लिट कर रही हूँ 2 इंटू 5 में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना देखो सभी में 10 10 नजर आ ही रहा है। 9 इंटू 10, 50 के लिए भी 5 इंटू 10 और यहाँ पे एक 10 है ही है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे पेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको किया तो यहाँ पे कितना आ गया, एक 10 ये बाहर आ गया। ठीक है, इसकी पेयरिंग बना के हम बाहर निकाल लेंगे। एक और 10 है, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, और साथ में ये 5, ये 5 और ये 5। ठीक है, ये भी पेयर बन गया ना, तो यहाँ पे एक 5 भी आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3, तो उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। कौन सी टर्म बच गई अंदर जिसकी पेयरिंग नहीं हुई, वो सिर्फ ये बेचारा 3 ही बच गया, तो मैंने 3 अंदर लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1500 रूट 3। तो ये इसका एरिया आ गया 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, one diagonal of the rhombus is twice as long as the other diagonal. If the rhombus has area 128 centimeter square, find the length of the shorter diagonal. ठीक है बच्चों, क्या गिवन है हमें, एक रोम्बस गिवन है और जो इसका एक डायगोनल है ना दूसरे का डबल है। एरिया ऑफ द रोम्बस किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। जब हमें इसके डायगोनल्स दे रखे हो तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट डायगोनल को मैं d1 अज्यूम कर ले रही हूँ, दैट इज इक्वल टू x है, और d2 इज इक्वल टू कितना है 2x। यहाँ पे गिवन है वन डायगोनल इज ट्वाइस द अदर डायगोनल, तो एक को हमने x मान लिया और दूसरे को हमने 2x मान लिया। और एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है हमें 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया कितना दिया है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। d1 की वैल्यू x है, d2 की वैल्यू 2x है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 128। तो यहाँ पे ये 2 और 2 की कटिंग कर दो, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128। तो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 64 टू होता है वैसे, है ना बेटा। तो 64 इंटू टू, वैसे तो देखो इसको 64 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको सीधा ही लिख लिया, ठीक है 64 इंटू टू। पर वैसे 64 के आपको पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, टू जा 32, टू जा 64, यानी 2 रेज़ टू पावर 6। यानी 2 को 6 बार लिखना चाहते हो तो तब भी लिख सकते हो आप। और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 8। और ये 2 अकेला ही रह गया अंदर, इसकी कोई पेयरिंग भी नहीं हुई, तो इसको अंदर नहीं छोड़ दिया। 8 रूट 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी इतने सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास तो d1। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, ठीक है बच्चे। इन दोनों में से शॉर्टर कौन सा होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ x है वही इसमें शॉर्टर होगा ना। तो d1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8 रूट 2। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टर डायगोनल कितना आ जाएगा, शॉर्टर डायगोनल विल बी इक्वल टू 8 रूट 2। और क्या यूनिट्स आएंगे इसमें, सेंटीमीटर्स ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो लेंथ है ना, एरिया थोड़ी ना जो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P and Q are any two points on the side A. What can you say about the ratio of area of triangle PCD and area of triangle QCD? तो क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना दी। P and Q are any two points on the side AB। तो यहाँ पे जो इसकी साइड AB है ना बेटा, इसके ऊपर कहीं पे ये दो पॉइंट्स हैं, इनका नाम P और Q है। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ कि जब ये इनको हमने ज्वाइन कर दिया DC पॉइंट से, और इस ट्राइंगल को भी इसको भी ज्वाइन कर दिया D और C पॉइंट से, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गई, दो ट्राइंगल्स मिल गई। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल PCD और QCD इन दोनों के एरियाज की रेशियो क्या होगी, ठीक है। हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी है ना, तो इसका ये बेस तो दे रखा है, हमें ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट भी कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया P और Q से, ठीक है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। इसका नाम मैंने M दे दिया, इसका नाम मैंने N दे दिया, ठीक है। तो लेट PM is perpendicular to AB and QN is perpendicular to AB। ये दोनों AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर हैं। तो अब जब बेटा देखो, हमने ना पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो कोई पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों की कॉपीज होती है ना, तो कॉपीज में बीच में भी अगर आपकी इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से लाइंस लगी होती हैं, तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस अगर एक जगह पे 1 सेंटीमीटर है ना, तो बाकी जगह पे भी हर जगह 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही होता है। हम लिख भी देते हैं एज डिस्टेंस between two parallel lines is always equal, ठीक है बच्चों। इक्वल ही होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ लेट, therefore PM will be equal to किसके बराबर आ जाएगा, QN हो जाएगा। रीजन क्या है, बिकॉज AB is parallel to CD। ऑपोजिट साइड्स होती, पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती ही हैं, ठीक है। तो और उसको हमने अज्यूम कर लिया दिस इज इक्वल टू H मान लिया। ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना हमें, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट को मैंने इसको H मान लिया दोनों को, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों के एरियाज की रेशियो निकालनी है। तो मैं इन दोनों का एरियाज निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे CD है या DC है, इंटू हाइट कितनी है, दैट इज इक्वल टू PM है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे क्या है DC है,
इंटू और इसकी हाइट कितनी है, दैट इज इक्वल टू क्यू एन है। ठीक है, रेशियो निकालनी है तो रेशियो का मतलब क्या, हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, मैंने 2 और 3 को डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू DC इंटू PM अपॉन हाफ इंटू DC इंटू QN। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, जो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किया ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड पे। ठीक है, समझ आ गया। अब हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, DC और DC कैंसिल आ गया, तो हमें क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू PM अपॉन QN ही आ गया ना। और PM और QN हमने क्या अज्यूम कर लिया था कि इन दोनों की वैल्यू H है, ये भी कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो ये P है। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो कितनी आ गई, 1:1। तो डिवाइड करके तो हम रेशियो निकालते हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, इज इक्वल टू कितना है, 1:1। यही हमें फाइंड आउट करना था। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, तो उनकी रेशियो 1:1 आ गई। और बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको ना जैसे 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जा रहा है, तो आपको इसका पूरा इस तरह से प्रूफ देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा ना, तो मैंने आप लोगों को जैसे बिल्कुल शुरू में जब इसके फॉर्मूलाज कराए और थ्योरम्स यूज करने वाली बताई थी, तो इसमें मैंने क्या बताया था, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल सेम बेस DC के ऊपर ही बन रही है ना, और बिटवीन द सेम पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कौन सी है, AB एंड CD, तो इनका एरिया इक्वल ही होगा। अगर इक्वल होगा तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1 ही हो जाएगी, यानी आप पूरा सेम सेम एरिया, तो दोनों आपस में कट के 1:1 ही आ जाएगी। जैसे कई बार ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में या MCQ क्वेश्चंस में आ जाए ना, तब आपने सीधा ही लिख देना, आपको याद ही होना चाहिए दैट ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ही 1:1 कर दो। 7th क्वेश्चन देखो बेटा, O is any point on the diagonal PR of the parallelogram PQRS. Prove that the area of the triangle PSO and PQO are equal. क्या बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि PQRS कोई पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने PQRS एक पैरेललोग्राम बना दी, इसका नाम क्या है, PQRS. O is any point on the diagonal PR, तो डायगोनल PR बनाना पड़ेगा ना इसका, तो ये मैंने डायगोनल PR बना दिया, और उसके ऊपर कोई पॉइंट है O। ठीक है, तो वो O पॉइंट ऐसा नहीं बोला कि सेंटर में ही है, कहीं भी हो सकता पॉइंट, यहाँ 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 कहीं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PSO यानी ये, ठीक है, एंड द ट्राइंगल PQO आर इक्वल। PQO ये ट्राइंगल बन गए, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, हमें चलो बेस तो कुछ तो है, कोई हाइट नहीं दे रखी इसकी, तीनों कोई साइड्स नहीं दे रखी, तो इसका मतलब हम इसमें ना कोई और कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम है ना PQRS, इसका ये जो दूसरा डायगोनल है ना, उसको भी ज्वाइन कर देंगे। और बच्चे आप लोगों ने ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डायगोनल्स होते पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये जैसे पैरेललोग्राम है ना, तो अगर ये डायगोनल बाइसेक्टर है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, अगर मैं मान ले रही हूँ कि ये दोनों डायगोनल्स M पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, SM इज इक्वल टू M। पहले मैं उतना लिख देती हूँ, फिर बाकी का आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन क्या कर दिया हमने, ज्वाइन SQ as diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, SM इज इक्वल टू QM हो जाएगा, SM विल बी इक्वल टू QM हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि M इज मिड पॉइंट ऑफ SQ। अगर M इसका मिड पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल में PSQ में PM इसका मीडियन हो जाएगा ना। मीडियन का मतलब यही तो होता है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने और इसकी किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेके इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हमने ज्वाइन कर दिया, तो उसी को तो हम मीडियन कहते हैं।
तो यहाँ भी इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ये एम मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू है, तो ये क्या बन गया, मीडियन बन गया, ठीक है। और उसी तरह से ये ट्राइंगल में एस ओ क्यू में, ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ओ एम विल बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एस ओ क्यू, ठीक है बच्चों। और अगर ये क्योंकि मीडियन है, और हमने मीडियन के बारे में भी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, जो बोला मैं लिख दे रही हूँ, एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, therefore pm is median of ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, PSQ, PSQ। और मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM हो जाएगा, ठीक है, PSM। और रीजन क्या है, मीडियन of triangle divides it into two triangles of equal, यहाँ पे इसका रीजन ये हो गया। उसी तरह से इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, एस ओ क्यू, ओ एम इज मीडियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM will be equal to area of the triangle OQM, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसको ना लंबा कर देती हूँ, ताकि पता चल जाए कि ये दोनों के लिए सेम ही रीजन है। यहाँ पे भी तो रीजन यही है ना कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया ताकि इसका पता चल जाए कि ये दोनों के लिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, नहीं तो दो बार लिखना पड़ जाएगा, ठीक। मैंने यहाँ पे प्रूव क्या करना था बेटा, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा ना। बस एक बात का आपने ध्यान देना है यहाँ पे, कि जब जैसे यहाँ पे आपने PSM, ये आपने अगर जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, तो जो इसका बाकी का हिस्सा है, क्योंकि मेरे को प्रूव करना है ना PSO, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे हिस्सा है ना, इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी। और जो ये वाली ट्राइंगल है, इसका मैंने ये हिस्सा अगर मैंने राइट साइड पे लिखा है, तो ये भी मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगी, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एडिंग 1 एंड दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे मेरे को क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM इज इक्वल टू, ऐड करने का तरीका वही, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM, ठीक है। PSM प्लस OSM मिलके क्या हो जाएगा, PSO, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO, ठीक है। और PQM प्लस OQM मिला के कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO। तो यही हमें मिल गया और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चे। 8th क्वेश्चन देखो बेटा, कह रही है इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ फोरगन, ठीक है, फोरगन क्या है, वो कह रहे हैं ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रिलेटरल बट वी प्रेफर टू कॉल इट अ फोरगन। क्वाड्रिलेटरल को ये फोरगन बोल रहे हैं, हम भी इसको फोरगन कह लेते हैं। आर ज्वाइंड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम thus formed will be the half the area of the given foregon। सबसे पहले बच्चे इसकी फिगर बना लेते हैं, ABCD कोई हम फोरगन ले लेते हैं, फोरगन मतलब क्वाड्रिलेटरल ही है जैसे कि, ठीक है। तो कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दी, ABCD इसका नाम दे दिया। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ फोरगन, ठीक है, ABCD एक हमने फोरगन ले ली, आर ज्वाइंट, तो यहाँ पे बच्चे क्या है, ये इसके मिड पॉइंट्स ले लिए, इसका मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q ले लिया, CD का मिड पॉइंट R ले लिया और AD का मिड पॉइंट S ले लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब इनको हमने ज्वाइन कर दिया, जब हमने इसको ज्वाइन करा ना, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमेशा हमें एक पैरेललोग्राम ही मिलती है, ठीक है। ये इन्होंने बोला है, यू मे वंडर वेदर द फोरगन thus formed is always a parallelogram
और बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम कैसे बन गई, इसके बारे में हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एरिया से रिलेटेड ही बात करें। And we need to prove that the area of the parallelogram thus formed will be the half the area of the given foregone. ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है बेटा, ये पैरेललोग्राम का एरिया इस फोरगन के एरिया से हाफ है। मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to half the area of the quadrilateral ABCD। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए इसके ना एक मैंने डायगनल को ज्वाइन कर दिया, मैंने AC डायगनल को ज्वाइन कर दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, आप जरा ध्यान से सोचो। देखो, क्योंकि हमें इसमें एरिया है ना, ट्राइंगल का एरिया, तो कुछ तो दिया नहीं है, साइड्स वगैरह हमें कुछ पता नहीं है, पर यहाँ पे ना ये मिड पॉइंट्स दिए, तो मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो क्या किया बच्चे, मैंने जब ये मिड पॉइंट है ना, इसको मैंने A के साथ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो AR क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो मीडियन ही हो जाएगा ना। ठीक है, अगर जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इस जगह को भूल जाती हूँ, इस सारी इतना मैं भूल जाऊं, ठीक है, आप लोगों ने रब नहीं करना है, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ट्राइंगल जो ACD है, इसमें AR क्या है, इट इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और हमें मालूम है द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। दूसरी लैंग्वेज में इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जो ये वाली ट्राइंगल का एरिया है ना, ये इस पूरी ट्राइंगल का हाफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी वही लिख दे, फिर से मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया था। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसको रब भी कर दो। तो क्या करा है बच्चे हम लोगों ने, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ACD। ठीक है बच्चों, R इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, CD, तो इसका मतलब क्या हो गया, AR इज मीडियन, मीडियन ही हो जाएगा ना। ठीक है, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACR, या अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो मैं वही लिख दे रही हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, क्योंकि मेरे को हाफ ऑफ कुछ इस तरह से इसमें चेंज करना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख दे रही हूँ। ठीक है, रीजन क्या होगा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मैंने यहाँ पे साइड पे इसका रीजन भी लिख दिया। ठीक है, मैंने बीच में लाइन लगा के कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, टू ट्राइंगल, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, अब बच्चे ये वाली ट्राइंगल ले लो, अब इसको इतने पोर्शन को आप भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, अब ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्राइंगल, ये वाली जो हमने ली थी ना, ADR, इसमें क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट कितना है, ये S है। ठीक है, तो इसका मतलब RS क्या हो जाएगा, ये भी तो एक मीडियन ही हो जाएगा ना, और मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ARS विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DRS। या मैं दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DRS इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ARD। यही बात हो गई ना, तो मैं इसको भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले एज S इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, AD, तो इसका मतलब क्या हो गया, RS क्या है, इज अ मीडियन, RS इज अ मीडियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, SDR, SDR इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल का नाम क्या था, ADR। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना वैसे लिख दूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो मैं क्या करूंगी, जो 1 की वैल्यू है ना, उसको 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, फ्रॉम 1 एंड 2, या आप इस तरह से भी लिखते हो सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल SDR इज इक्वल टू क्या है,
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीआर है ना, और एरिया ऑफ एडीआर इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। पे हाफ है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। समझ आ गया बेटा? तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू हाफ, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस डी आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। इतना क्वेश्चन बच्चे अगर आप लोगों को समझ आ गया ना, तो बाकी का आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं इतने से पोर्शन को एक बार दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या किया। पहले हमने ना ये ट्राइंगल ले ली, ठीक है, ए सी डी। हम बोल रहे हैं कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आर इज द मीडियन, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो ये जो ट्राइंगल है ना ADR, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR विल बी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे क्योंकि SAD का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, RS इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल, ADR। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल SDR इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR, ठीक है। और फिर मैंने इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे क्या मिल गया, ये जो ट्राइंगल बची ना बेटा, ये जो बाहर बाहर का पोर्शन है, ठीक है, इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरी ट्राइंगल के, जो इस क्वाड्रिलेटर का आधा हिस्सा है, उस ट्राइंगल के 1/4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, ठीक है। इसमें हमने क्या प्रूव किया था कि ये जो पोर्शन है इस ट्राइंगल का हाफ है, तो ये जो पोर्शन है वो क्या होगा, इस पूरी ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा ना, तो मैंने वही लिख दिया। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बच्चों, ABC ये हो गया। अगर मैं डायगोनल BD भी ज्वाइन कर दे रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर भी डायगोनल ज्वाइन कर दे रही हूँ, तो ये वाली जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ना। उसी तरह से ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो मैं वही लिख दे रही हूँ, सिमिलरली करके लिखेंगे, सारा इतना सारा प्रूफ नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल APS विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल CQR, CQR is equal to 1/4 of area of triangle BCD, BCD, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, सबसे पहले इसको हमने नंबर दे दिया 3, इसको नंबर दे दिया 4, इसको नंबर दे दिया 5 और इसको नंबर दे दिया 6। अब हम क्या कर रहे हैं, 3, 4, 5 और 6 नंबर इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल SDR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CQR इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। इस सब में से मैं क्या करूंगी, 1/4 कॉमन ले लूंगी, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब बच्चों देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स को मिला के टोटल एरिया कितना बन रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD या एरिया ऑफ फोरगन ABCD। तो यहाँ पे ये कितना गया, 1/4 तो कॉमन है ही है, इन दोनों को अगर मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ब्रैकेट डाल दी
और इसको भी मैंने ब्रैकेट डाल दी, तो ये दोनों मिला के मेरे पास क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इसको मिला के क्या मिला बच्चों, ये भी तो हमें एरिया ऑफ फोरगन ए बी सी डी ही मिल गया ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 1/4 एरिया, ये कितना आ जाएगा, एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया ए बी सी डी, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम एरिया ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, जब इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल दो, एरिया ऑफ फोरगन ए बी सी डी। ठीक है, अभी क्वाड्रिलेटरल बोलने की आदत ही रह गई है। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, मैं अभी इसको आगे इस पेज पे कर लेती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, अभी तक हमने क्या फाइंड कर लिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एस डी आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ फोरगन ए बी सी डी। और हमें प्रूव क्या करना था बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लिख देती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ फोरगन ए बी सी डी, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी सी डी तो आ गया, अब हम कहीं से ये इसको निकालते हैं, फाइंड आउट क्या करनी है वैल्यू किसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो हमने क्या देखेंगे बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस किसके बराबर आ गया, देखो मेरे को उसको ए बी सी डी की फॉर्म में ही निकालनी है ना उसकी वैल्यू, तो और साथ में इसकी भी हमने कुछ वैल्यू निकाल के रखी हुई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी फोरगन ए बी सी डी के एरिया में से ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, जो शेडेड पोर्शन का एरिया है ना, ये माइनस कर देंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ही तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोरगन ए बी सी डी में से माइनस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस डी आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर। इस पूरी हम लोग क्वाड्रिलेटरल में से ये चारों शेडेड पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये पी क्यू आर एस का एरिया आ गया, और एरिया ऑफ फोरगन ए बी सी डी में एज इट इज छोड़ रही हूँ, और इसका एरिया हमने किसके बराबर निकाल के रखा है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ये हम लोगों ने पहले ही प्रूव करके रख दिया था, यहाँ पे 6 आएगा है ना, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पे बेटा 6 तक हम इक्वेशन पहले ही ले चुके थे। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमने फाइंड आउट किया ना, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 नाम दे दिया। ठीक है, और इसमें हमने इस सब की वैल्यू निकाली है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, तो इस सब की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरिया ए बी सी डी अगर मैं कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, 2 एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 1 इंटू एरिया ए बी सी डी। वैसे भी आपको पता होगा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ ही होता है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ फोरगन ए बी सी डी। काफी बड़ा क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते आमतौर पे एग्जाम में, पर फिर भी इसको आप अच्छे से कर लेना। 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी। ठीक है, फिगर दे रखी है, मीडियन AD is drawn, P is any point on AD, show that the area of triangle ABP is equal to area of triangle ACP। क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे हमें ना एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और जो D है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, D is मिड पॉइंट ऑफ BC, तो AD क्या बन गया बच्चे, एक मीडियन बन गया। ठीक है, और जो मीडियन है ना, यहाँ पे इसके ऊपर कोई पॉइंट है P। ठीक है, और हमने क्या किया, ये BP और CP को भी ज्वाइन कर दिया, तो हमें प्रूव क्या करना है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, इसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चे मीडियन दे रखा है और मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो जाएगा, द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया।
अब देखो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो ना, तो धीरे धीरे आप लोगों को खुद ही समझना आना शुरू हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन में देखो ये जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसमें क्या है ए डी मीडियन है, ठीक है। तो वी नो दैट द मीडियन विद ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर पीडी विल बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, इसका भी तो ये मीडियन ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर अगर हम इसमें भी वही कंसेप्ट लगा देंगे कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल आ जाएगा। तो हमें हमारे पास पहले कितना आया था, ये पूरा एरिया इज इक्वल टू ये पूरा एरिया, और फिर आ गया ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया। अगर इस पूरे एरिया में से हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया ही तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे क्या लिख रहे हैं, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BC, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD इज मीडियन किसका, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD विल बी इक्वल टू, किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया। तो रीजन हम इसका क्या दे देंगे, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो रीजन क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है बच्चों। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब साथ में हम बोल रहे हैं कि बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसका मतलब क्या हो गया, PD इज मीडियन कौन सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल PBC, ठीक है। और मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, ठीक है बच्चों। दोनों का रीजन इकट्ठा ही दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 2 लिख लो या लिख दो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, जैसे मर्जी लिख लेना। तो जब हम दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर देते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट हैंड साइड पे ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, ठीक है। ABD में से PBD माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, ठीक है। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। 10th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन अ स्क्वायर ABCD, ठीक है। ABCD हमें कोई स्क्वायर दिया है, P इज एनी पॉइंट इन इट, इसके अंदर कोई पॉइंट है जिसका नाम P है, ठीक है। ज्वाइन PA PB PC एंड PD, हमने क्या किया, PA PB PC एंड PD को ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PCD, ये वाला रीजन इन दोनों का, और जो ये ग्रीन रीजन है यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC एंड PD, इन दोनों का मिला के एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया का सम निकाल लेंगे, एक बार इन दोनों के एरियाज का सम निकाल लेंगे, फिर बताएंगे कि इन दोनों में रेशियो कितनी आ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ना कोई मिड पॉइंट तो दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे लग नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला किस तरह से नहीं लगा इसमें, क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स में डिवाइड हुई है उनकी कोई साइड्स तो हमें दे ही नहीं रखी ना। तो ले देख के क्या बच गया बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला बच गया हमारे पास, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट तो बनानी पड़ेगी ना। यहाँ पे मेरे से गलती से वीडियो बंद हो गई थी, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने P पॉइंट से
ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया और सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, उसी तरह से पी पॉइंट से मैंने यहाँ पे सी बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया और डी ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी कंस्ट्रक्शन करी है। अब क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो हमें पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल ही होती हैं, तो मैं वही लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू सी डी विल बी इक्वल टू डी ए, और हम इसको अज्यूम कर ले रहे हैं कि इट इज इक्वल टू एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है बच्चे, एरिया ऑफ क्या करना है, रेड रीजन करना है फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू क्या है ए बी इंटू, और हाइट कितनी है यहाँ पे h1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी डी इंटू हाइट कितनी है h2। ठीक है बच्चों, और हमने अज्यूम कर लिया कि ए बी बी सी सी डी डी ए सब कुछ क्या है s के बराबर है, तो मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू s डाल दे रही हूँ और h1 यहाँ पे आ गया, और हाफ ऑफ यहाँ पे सी डी की वैल्यू भी मैं s डाल दे रही हूँ और साथ में h2 आ गया। तो अगर मैं हाफ s इसमें से कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया h1 प्लस h2। ठीक है बेटा, अब h1 प्लस h2 देखो, यहाँ पे h1 प्लस h2 मिलके क्या बन रहा है बेटा, ये देखो अगर मैं इधर देखूं ध्यान से तो ये एक तरह से ये एक रेक्टेंगल ही बन गई ना, पी बी सी आर एक रेक्टेंगल ही बन गई ना, एंड वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, तो पी आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वो भी एस के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हाफ ऑफ एस इंटू एस, तो यहाँ पे रीजन दे देंगे बिकॉज h1 प्लस h2 इज इक्वल टू पी आर विच इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू एस सी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने रीजन भी दे दिया है इसका। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एस के। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसके ग्रीन रीजन का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल टू, that is equal to area of triangle PBC plus area of triangle PDA। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC किसके बराबर है, इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू H3 प्लस हाफ इंटू AD इंटू H4। तो क्योंकि BC S है और यहाँ पे H3 आ गया और यहाँ पे हाफ AD कितना है S है और साथ में कितना आ गया H4 आ गया, तो फिर से हमने हाफ S कॉमन ले लिया जैसे पिछले पार्ट में किया था, तो कितना आ गया H3 प्लस H4 ये आ गया, और जिसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू एस, और साथ में हम यहाँ पे रीजन दे देंगे H3 प्लस H4 इज इक्वल टू SC है। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, हाफ S स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखो जब हमने देखा तो एरिया ऑफ रेड रीजन भी हाफ S स्क्वायर आ गया और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन भी हाफ S स्क्वायर आ गया। तो जब मैं इसकी रेशियो निकालूंगी तो यहाँ पे क्या आगे, इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ रेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ठीक है बेटा, वो कितना दे रखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू हाफ S स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, हाफ S स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया कि रेशियो का मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ भी रह गया 1, तो ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे इधर लिख दे रही हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल टू 1:1। तो मैं दूसरे पेज पे लिख भी दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई, तो एरिया ऑफ रेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 1:1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। 11th क्वेश्चन देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इन ट्राइंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ABC कोई ट्राइंगल है और D क्या है, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, P इज एनी पॉइंट ऑन BC, P यहाँ पे BC के ऊपर कोई पॉइंट बन गया, और Q इज एनी पॉइंट ऑन AB, और Q इसके ऊपर कोई पॉइंट है AB के ऊपर, सच दैट CQ क्या है, ये CQ इज पैरेलल टू PD।
ठीक है, और पी क्यू को इन्होंने ज्वाइन भी कर दिया, पूरी अच्छे से इन्होंने फिगर इसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो हमें प्रूव क्या करना है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। देखो बच्चे, यहाँ पे फिर से वही मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स टू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन आया तो हमारे पास वही लगा है। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये डी है ना, इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। पहले लिख देती हूँ ज्वाइन, क्योंकि ये फिगर में नहीं दिया हो ना, क्या किया, ज्वाइन सी डी, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो नाउ एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी डी इज मीडियन, because median divides the triangle into two triangles of equal area, therefore area of triangle BCD is equal to area of triangle ACD, ठीक है। रीजन, median of triangle divides it into two triangles of equal area। बहुत बार लिख लिया हमने, है ना, अब तो ये सारा कॉन्सेप्ट सबको याद ही हो गया। इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया ना कि जो इतना एरिया है, अगर क्योंकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है तो इसका मतलब ये एरिया इस पूरी ट्राइंगल का हाफ हो जाएगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पे आंसर हाफ में देना है ना, तो इसलिए मैं इसको हाफ की तरह लिख दे रही हूँ। चाहे आप ये मत भी लिखना, सीधा ऐसे ही लिख लेना। अब हमें बच्चे प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, ठीक है, बी सी डी की जगह यहाँ पे बीपीक्यू है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाफ एरिया एबीसी आ गया, यहाँ पे हमें बीसीडी की जगह पे क्या चाहिए, बीपीक्यू चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू कितना दे रखा है बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दे रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू कितना है, बीपीक्यू ये ट्राइंगल बन रही है, तो अगर स्प्लिट कर ले रही हूँ तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ। ठीक है। तो यही तो बन गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीक्यू। इन दोनों को मिला है तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी। और इक्वेशन नंबर 1 में कौन सी ट्राइंगल मिली थी, बीसीडी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी। तो देखो इन दोनों में कॉमन है, और साथ में यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी, इन दोनों को मिला के ये वाले ट्राइंगल बन गए। अब बच्चे इन दोनों एरियाज को ध्यान से देखोगे तो आपने क्या देखा कि ये पोर्शन तो इसमें कॉमन आ जा रहा है, बस ये दो पोर्शन है ना, यही डिफरेंट है। अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर दें कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है तो हमारा मोटिव सॉल्व हो जाएगा, फिर हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर पाएंगे। के लिए बच्चों मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे मान लो दो कोई पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है, इसको मैंने बेस लेके यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना दी, ठीक है, these triangles are on the same base and between the same parallels। तो जब भी कोई ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होती है ना, तो इस तरह की ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होता है ना। तो यहाँ पे बेस तो ये दोनों का कॉमन आ गया, और इसकी हाइट ये हो गई, इसकी हाइट ये हो गई, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर ही होता है। तो ये भी अच्छी हो जाएगी और ये भी अच्छी हो जाएगी, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि ये h1 इज इक्वल टू h2 ही होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पे कंसेप्ट लगा दिया कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं, तो हमें मालूम है एज triangles on the same base and between the same parallels have equal area, ठीक है बच्चों। तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल पे बन रही है, पीडीसी एंड पीडीक्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं। बेस क्या है इसमें, पीडी है, और पैरेलल लाइंस कौन सी है, पीडी और सीक्यू है, ये हमें गिवन है दैट सीक्यू इज पैरेलल टू पीडी, ठीक। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे रही हूँ।
देखो हमें इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी क्यू, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनमें कॉमन ही है और ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 हमें क्या मिल गया कि ये दोनों एरियाज भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 हमें क्या मिल गया, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। इसको 5 दे दिया और जब हमने 5 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग 5 in 1 हमें क्या मिल जाएगा, क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू पी सी डी है, तो यहाँ पे पी सी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। तो ये कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। आज आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी भी होगी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो अब आप लोगों की 2 छुट्टियां इकट्ठी आ गई हैं, आज इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी और कल संडे की, ठीक है बच्चों। पर सारा टाइम आप लोगों ने मस्ती नहीं करते रह जाना, ठीक है, इंजॉय भी करना है, जिंदगी में इंजॉय करना भी बहुत जरूरी है और पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। पर क्योंकि आप लोगों के अब मिड टर्म एग्जाम्स बिल्कुल सर पे ही आ गए हैं, तो इसलिए साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना और मेरी वीडियोस भी देख लेना, और वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक भी करना, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसमें कमेंट्स भी करो और सब्सक्राइब भी करो मुझे। ओके बच्चे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।